कक्षा छठवीं विज्ञान, मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 3 पदार्थ की प्रकृति के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न उत्तर हैं। तो सबसे पहले आता है प्रश्न, एक पारदर्शी ठोस तथा एक पारदर्शी द्रव का नाम लिखना। द्रव का और ठोस का नाम लिखना। तो पारदर्शी ठोस तो हमारे पास कांच होता है, सभी बच्चों को पता है कांच पारदर्शी होता है, कांच में हम आसानी से आर पार देख सकते हैं। और पारदर्शी द्रव जो है वो शुद्ध जल होता है, जल जो आपको घर में पीने के लिए मिलता है उसमें भी पारदर्शी होता हुआ। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न में चलते हैं। एक ही पदार्थ से बनी 3 वस्तुओं के नाम बताने हैं और लिखने हैं। तो मान लिया जो है ये एक ही पदार्थ से कौन कौन सी वस्तु है, जैसे लकड़ी से ले रहे हैं, लकड़ी पदार्थ है हमने, तो ये लकड़ी ले रहे हैं पदार्थ। तो लकड़ी से कौन कौन सी चीजें बनी हैं, कुर्सी बनी है, टेबल बनी है, खिड़की बनी है, दरवाजे बने हैं, चौखट बने हैं, इस तरह की चीजें हैं, आप लिख सकते हैं इसमें सारी चीजें। फर्नीचर भी लकड़ी के बनते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित पदार्थों को ठोस, द्रव तथा गैसों में वर्गीकृत करना है। कौन कौन, जैसे दूध है, तो दूध हमारा क्या है, द्रव है। देखो दूध यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूध जो है वो द्रव में लिखा हुआ, यहाँ ठोस द्रव गैस लिख लेना पहले, तो दूध हमारा द्रव में। चौक है आपका, चौक क्या चीज है, ये ठोस है, देखो ठोस में ये लिखा हुआ है आपका। इसके बाद जो है शक्कर, शक्कर भी ठोस है, तो ये ठोस में लिखा हुआ है, आपको ठोस के सामने लिखना है आपको। इसके बाद ऑक्सीजन, तो ये गैस है बेचारी, तो गैस में लिखना है आपको, गैस के सामने। फिर शरबत है, शरबत क्या है आपका, द्रव है, पीते हैं ना इसको, तो ये शरबत है, शरबत आपको द्रव में लिखना है। धुआं जो है वो आपका गैस है, जो तो गैस में लिखना पड़ेगा इसको। इसके बाद कांच, कांच आपका ठोस है, तो कांच ठोस में लिखना है। इस प्रकार हम लोग ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या चीज आ गई, ठोस में आ गया चौक, शक्कर, कांच, द्रव में क्या आ गया, दूध आ गया, शरबत आ गया, गैस में क्या हुआ, ऑक्सीजन और धुआं आ गया। इस तरह से हम इन सबको अलग अलग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे 5 द्रवों के नाम लिखिए जिनका घरों में उपयोग किया जाता है। तो घर में देखो क्या क्या उपयोग करते हैं, तो घरों में उपयोग किए जाने वाले 5 द्रवों के नाम, सबसे पहले तो दूध ही आता है, दूध हम लोग पीते हैं, पानी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, तेल भी लेते हैं, शरबत भी और कॉफी भी लेते हैं। तो ये सारे द्रवों के नाम हैं। चलिए बर्फ को देखते क्या है अगला प्रश्न, बर्फ को पानी में बदलने से उसके गुणों में क्या परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं, बर्फ को पानी से बदलने से उसके निम्न गुणों में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 1, घनत्व कम हो जाता है, देखने में तो ज्यादा लगता है लेकिन कम हो जाता है। भार में कमी हो जाएगी और बहने का गुण आ जाएगा। इस तरह से चीजें इसमें बदल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी पदार्थों में अंतर लिखना है। तो यहाँ पहले एक टेबल में पारदर्शी लिख लेंगे, फिर अगले में अपारदर्शी लिख लेंगे और उससे अगले में अल्पारदर्शी पदार्थ लिख लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, तीनों पदार्थ हो चुके हैं और तीनों पदार्थ में पहला नंबर देखते हैं क्या है। इससे किसी वस्तु को आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है, यानी कि जो पारदर्शी पदार्थ होगा उसके आर पार हम देख सकते हैं आसानी से। अब जैसे कांच है, कांच के आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी क्या है, इससे किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, यानी कि इसके आर पार जो है नहीं देखा जा सकता है, जैसे लकड़ी हो गया। अल्पारदर्शी, थोड़ा बहुत पार देखा जा सकता है, इससे किसी वस्तु को देखने पर धुंधला दिखाई देता है, दिखाई तो देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। नंबर 2 आता है पारदर्शी में, कांच हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, पारदर्शी पदार्थ है ये। अगला है अपारदर्शी में, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, अपारदर्शी पदार्थ है ये सब। और अल्पारदर्शी में तेल आता है, तेल लगा हुआ कागज, यानी कि घिसा हुआ कांच हो गया, अल्पारदर्शी पदार्थ है ये, अल्प पारदर्शी पदार्थ है। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना है और कॉपी में भी लिखना है। नंबर 1 चलते हैं, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। पहले क्या दिया, विलेय दिया, फिर मिश्रणीय, फिर अमिश्रणीय, फिर अविलेय। चलिए एक एक करके पकड़ते हैं। पहले पहला है, नीला तोता जल में समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः ये जल में क्या हुआ, मिश्रणीय हुआ, यानी कि ये वाला आपका आएगा इसमें, तो लिख दीजिए मिश्रणीय। ये है मिश्रणीय। नंबर 2 आता है, तेल तथा जल मिलाए जाने पर 2 अलग अलग परतें बनते हैं, क्योंकि ये दोनों द्रव परस्पर अलग अलग परतें मिलते हैं, तो क्या हो गए, ये अमिश्रणीय होंगे। तो यहां लिखेंगे अमिश्रणीय। चलिए अगला नंबर आता है कोयले का। कोयला जल में अविलेय होता है, घुलता तो है नहीं, तो ये अविलेय, ये वाला हिस्सा आएगा इसमें, तो यहां लिखेंगे अविलेय। इसके बाद आता है संतरे का
रस जल में अब एक ही बचा है, विलेय होता है बेचारा, होता भी है विलेय वास्तव में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, विलेय। तो विलेय आपको लिख लेंगे। उत्तर के आंसर मैंने यहाँ भी लिख रखे हैं, आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को चुंबकीय तत्व अनुचुंबकीय पदार्थों में पृथक कीजिए। यानी कि जो पदार्थ चुंबक हैं, चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय, जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उसे अनुचुंबकीय बोलते हैं। तो लकड़ी का कांच, लकड़ी है तो लकड़ी कैसे में आएगा, ये अचुंबकीय पदार्थ में आएगा। तो ये अचुंबकीय पदार्थ के रूप में लिखा हुआ है। तो ये अचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ आप लोग लिख लेंगे और इसमें लकड़ी को अचुंबकीय पदार्थ के नीचे लिखेंगे। तो ये पहला लकड़ी हो गया। कांच का गिलास, ये भी आपका दूसरे नंबर पे आ गया, अचुंबकीय पदार्थ है। फिर कैंची है, ये क्या है, लोहे की होती है, तो ये चुंबकीय पदार्थ में आ जाएगी। सेफ्टी पिन जो है ये भी आपकी इसी में ही आएगी, चुंबकीय में, चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाती है। पेंसिल तो नहीं होगी आकर्षित, तो ये अचुंबकीय पदार्थ में आएगा। नंबर एल्युमिनियम का तार आ गया। एल्युमिनियम का तार जो है ये भी चुंबकित नहीं होता, इसलिए ये अनुचुंबकीय पदार्थ में ही आएगा। बिजली का काम करते समय दस्ताने पहनने की सलाह क्यों दी जाती है। दस्ताने पहने रहेंगे तो सेफ्टी बनी रहती है, यानी कि हमारा शरीर बचा रहेगा। तो हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है, अतः बिजली का काम करते समय विद्युत खतरे से बचने के लिए दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है। जब भी बिजली का काम करें तो सदैव दस्ताने पहनें, जिससे कि आपको करंट नहीं लगेगा और जान का खतरा नहीं रहेगा। नहीं तो बिजली लगते ही आदमी स्वर्ग सिधार जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में है हमारा, एक टॉर्च में सेल तथा बल्ब के बीच निम्नलिखित पदार्थ को रख करके जलाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है एल्युमिनियम की पत्ती। एल्युमिनियम की पत्ती से क्या होता है, फिर रबड़ की शीट से क्या होता है, फिर कागज से क्या होता है और सिक्के से क्या होता है। तो हम एक एक की बात कर लेते हैं। तो एक टॉर्च में सेल तथा बल्ब के बीच में रख रहे हैं हम लोग। तो पहले नंबर 1 रख रहे हैं, एल्युमिनियम की पत्ती रखने पर क्या होता है, बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। नंबर 2 पे क्या है, रबड़ की शीट रखने पर बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। और कागज रखने पे क्या है, कागज रखने पे भी बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, यह भी विद्युत का कुचालक है। और सिक्का रखने पर भी क्या होगा, बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। अब सिक्का रखने पे बल्ब जाएगा, क्योंकि सिक्का जो है वो सुचालक है हमारे पास बिजली का, इसलिए ऐसा होता है। चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिकल को करते कैसे हैं। तो ये आपको नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ये विद्युत का तार दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विद्युत का तार यानी एल्युमिनियम वगैरह रखे थे या लकड़ी रखेंगे तो इससे बिल्कुल बल्ब जल जाएगा या नहीं जलेगा, इसके बारे में बताएगा ये। तो बल्ब को यहाँ लगा लेते हैं और ये सिक्का आपका लगा करके दिखाया गया है, यहाँ पर ही हमें रखना होता है। इस जगह पे वस्तुओं को हम बदल बदल के रखते हैं। एक सिक्का रखा गया तो बल्ब जल जाएगा, लकड़ी रखी गई तो नहीं जलेगा। ये इसका प्लस टर्मिनल होता है सेल का, ये पूरा सेल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सेल रखा हुआ है इसका प्लस वाला टर्मिनल है और ये माइनस वाला टर्मिनल है। तो जिंक धातु का डिस्क का बना हुआ होता है माइनस वाला, यानी कि जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है ये। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विद्युत चालकता को हम आसानी से नाप सकते हैं। कोई चीज विद्युत की चालक है या नहीं है, सुचालक है या फिर विद्युत की अचालक यानी कुचालक है। तो इस तरह से हम इन प्रयोगों के आधार पर नाप सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या लगती है, टॉर्च का सेल लगता है, एक हाथ लंबा विद्युत तार लगता है और टॉर्च का बल्ब लग जाता है और सेल लगता है हमारा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या दिया मैं। नंबर 3 है, खाना पकाने की गंध प्रकार हमारे पास पहुंचती है। तो बहुत आसान है खाना का गंध पहुंचना हमारा। खाना पकाने की गंध वाष्प यानी गैसीय रूप में होती है, जो विसरण द्वारा हमारे पास पहुंचती है। ध्यान रखना बच्चों, विसरण के द्वारा पहुंचती है। इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। इस विसरण की बहुत जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। भट्टी के समीप कार्य करने वाले श्रमिक को धातु के फ्रेम का चश्मा नहीं पहनने की सलाह क्यों दी जाती है। धातु के फ्रेम को क्यों नहीं पहनने देते हैं। तो चलो, भट्टी के समीप का वातावरण गर्म रहता है, क्योंकि धातु उष्मा का सुचालक होता है। फलस्वरूप क्या होगा, धातु का फ्रेम गर्म होकर श्रमिक की त्वचा को जला सकता है। इसलिए भट्टी के समीप कार्य करने वाले श्रमिक को धातु के फ्रेम का चश्मा नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। अगर वो पहनेंगे तो आंखें उनकी खराब होने का डर रहता है। अब यह है उपयुक्त उत्तर का चयन करना है हमें। क्या है, पहला है आपका, जल वाष्प पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है। जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है। तो जल वाष्प कौन सी होती है, गैसीय अवस्था होती है। नंबर 2 में आ जाओ, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है।
कपड़ा धोने का साबुन, तो ये तो हो जाएगा रेत नहीं घुलेगा, तो रेत आपका अघुलनशील है। नंबर 7 पे आ जाओ, इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है? लोहा हो गया, सोना हो गया और निकिल हो गया और कोबाल्ट हो गया, तो सोना नहीं है इसके अंदर। नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक नहीं है? लकड़ी सुचालक नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से आप लोग सही उत्तरों को लगा सकते हैं निशान। चलते हैं आगे। इत्र जो है, इत्र की गंध दूरस्थ कोनों में अनुभव की जाती है। यह प्रक्रिया विसरण के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी को भर सकते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति पे चलते। नंबर 1 है, सभी पदार्थ घेरते हैं तथा उनमें होता है। देखते हैं क्या क्या स्थान घेरते हैं। पहले तो ये हो गया स्थान। सभी पदार्थ क्या होता है? स्थान घेरते हैं और उनमें क्या होता है? भार होता है। कुछ न कुछ तो भार होगा ही। सूखी पत्तियां विद्युत की सुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं? तो कुचालक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि विद्युत धारा बहने नहीं देंगी ये। इसके बाद कांच के आर पार देखा जा सकता है, अतः यह क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ है। क्या लिखते हैं इसको? पारदर्शी पदार्थ। इसके आर पार देखा जा सकता है, इसलिए इसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नंबर 10 है, कचरे के ढेर से निकलती दुर्गंध का अनुभव दूर से ही हो जाता है, क्योंकि गैसें वायु में क्या होती हैं? विसरित होती हैं। विसरित होती हैं। नंबर ई देखते हैं, ठंड के दिनों में स्वेटर पहना जाता है, क्योंकि स्वेटर तथा वस्त्र के बीच की हवा उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, जिससे ठंडी नहीं लगती। इस प्रकार से आप लोग इसको भर सकते हैं और पूर्ण करके अपने प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूध से भरा गिलास खाली गिलास की तुलना में भारी क्यों होता है? क्योंकि दूध का भी तो कुछ वजन होगा। तो दूध से भरा गिलास खाली गिलास की तुलना में भारी होता है, क्योंकि दूध का अपना भार होता है। नंबर 2 है, वायु एक पदार्थ है, इसको प्रयोग द्वारा समझाइए। अब उत्तर देना चालू करते हैं। क्योंकि सभी पदार्थ का भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं, अतः हम प्रयोगों द्वारा सिद्ध करेंगे कि वायु स्थान घेरते हैं तथा इसमें भार भी होता है। आपने ये देखा है, गैसें स्थान घेरती हैं, तो इसमें अंदर गैस भर दी गई है रबड़ की नली से, और इसमें एक गहरे बर्तन में पानी भर के रख दिया गया और डुबोने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम मुंह फूंकते हैं, तो फूंकते ही क्या होगा? इसमें वायु नहीं भर पाती, क्योंकि पहले से स्थान घेर रखी है। अब यहाँ फुग्गे को दिखा रखा है। तुला की संतुलित स्थिति में देखते हैं, दोनों फुग्गे बराबर है, इसलिए संतुलन है। लेकिन एक फुग्गे को अगर हम गैस निकाल दें तो क्या होगा? हवा निकलते ही तुला की स्थिति इस प्रकार से बदल जाती है। जो भरा हुआ है भारी होता है, गुब्बारा एयर ही भरी हो तो उसमें हवा भरी है, तब भी ये कुछ भारी हो जाएगा और ये हल्का हो जाएगा, तुरंत जो है इस तरह से नीचे झुक जाएगा। तो ये सिद्ध करता है इस बात को। चलिए अब देखते हैं, इसी बात को समझाया जा रहा है कैसे कैसे। एक गहरा बर्तन लेकर के उसमें पानी पूरा भरें। अब प्लास्टिक की चौड़ी मुंह नली वाली बोतल को पानी में भरें और बर्तन में डुबा दें। बोतल को पूरा पानी भर जाने के बाद बर्तन के भीतर ही क्या करना है? उल्टा कर धीरे धीरे पानी से इस प्रकार बाहर निकालें कि बोतल का मुंह पानी के भीतर ही रहे। अब एक रबर की नली से सीधे से धीरे धीरे हवा फूकें। वायु बुलबुले के रूप में बोतल में प्रवेश करती है तथा बोतल में पानी का तल वायु द्वारा स्थान घेरने के कारण नीचे उतरता दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है। चलिए अब क्या है, 2 फुग्गे फुला करके एक पतली लकड़ी के बीच धागा बांधकर तुला बना लेते हैं। दोनों फुग्गों की तुला के दोनों सिरों पर लटकाकर देखा जाता है तो तुला संतुलित कर लेते हैं। अब एक फुग्गे की हवा धीरे से निकाल देते हैं। जैसी ही हवा बाहर निकलती है दूसरी तरफ का फुग्गा नीचे झुक जाता है। फुग्गे से हवा निकलने के कारण ही फुग्गा हल्का हो गया, अतः सिद्ध होता है कि हवा में भार भी होता है। इस प्रकार हवा का भार होता है एवं स्थान घेरती है, अतः इस प्रयोग से सिद्ध हो जाता है कि वायु एक पदार्थ है। चलिए, जल एक पारदर्शी पदार्थ है, इसको भी प्रयोग द्वारा समझाना है, तो ये प्रयोग ही बताना है। तो पानी से भरा कांच का गिलास लेकर के उसमें एक तरफ कोई वस्तु रखते हैं तथा दूसरी तरफ वस्तु को देखते हैं। वस्तु गिलास के आर पार स्पष्ट दिखाई देती है, अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल एक पारदर्शी पदार्थ है। तो इस तरह आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं बड़े आराम से। अगला प्रश्न आता है, विद्युत के तार के ऊपर प्लास्टिक का आवरण क्यों लगाया जाता है, यानी प्लास्टिक के कवर क्यों लगाए जाते हैं? जिससे कि झटका ना मारे, यानी कि ये विद्युत का कुचालक होता है।
तो विद्युत के तार के ऊपर लगा प्लास्टिक का आवरण विद्युत का कुचालक होने के कारण क्या करता है, विद्युत के संचरण के समय कोई खतरा नहीं रहता, इसलिए हमें बचाने के लिए उस पे क्या कर देते हैं, प्लास्टिक के कवर को चढ़ा देते हैं। स्टील के गिलास में गर्म चाय पकड़ कर रखना कठिन होता है, जबकि चीनी मिट्टी के कप को आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्यों होता है ऐसा? स्टील क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। फलस्वरूप स्टील के गिलास में गर्म चाय रखने पर उसकी बाहरी सतह भी गर्म हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा की सुचालक होती है और उसे पकड़ कर रखना कठिन हो जाता है। जबकि चीनी मिट्टी ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। इसके कारण उसमें कप में गर्म चाय रखने पर क्या होता है कि उसकी बाहरी सतह गर्म नहीं हो पाती, फलस्वरूप उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है और चाय को हम आराम से पी सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। चलिए, खाना पकाने के बर्तनों में क्या होता है, खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक या रबड़ के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ जलने न पाए, क्योंकि वो तो ऊष्मा का सुचालक है और हमारे पास तक आते आते हाथ को जला देगा। तो खाना पकाने का बर्तन धातुओं का बना होता है जो ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि बर्तन के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के ये कुचालक होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, विद्युत के कुचालक होते हैं। फलस्वरूप गर्म स्टील के बर्तन को आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारे हाथ जलते नहीं हैं, हम आसानी से उसको उतार लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, यह लवण मिश्रित जल सुचालक होता है। कारण स्पष्ट कीजिए। तो क्या करते हैं, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है? ये कुचालक होता है बच्चों, ध्यान रखना है, ये कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। किंतु जब उसमें लवण घोला जाता है तब वह जल में आयनित अवस्था में रहता है, जो विद्युत के चालन में मदद करता है। अतः लवण मिश्रित जल सुचालक होता है, यानी बिजली को चलने देता है। नीचे की तरफ देखते हैं, ये चित्र दिया गया है, इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, कारण सहित बताना है आपको। तो हाँ, चित्र में दिए गए परिपथ में बल्ब जलेगा, क्योंकि उपरोक्त दी गई विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण परिपथ को दिखाता है। किसी विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल को बल्ब से दोनों टर्मिनल से जब जोड़ा जाता है तो बल्ब जलने लगता है। ये यहाँ पे बल्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस वाला है ये सिरा बैटरी का सेल का, तो सेल से यहाँ जोड़ करके रखा गया है और यहाँ पर जो है ऋणात्मक वाला सेल है, सिरा है, तो यहाँ से इसको जोड़ दिया गया है। बल्ब का परिपथ पूरा हो गया और ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा और हमें प्रकाश देने लगेगा। इस प्रकार से ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को कम से कम लाइक करेंगे, कमेंट्स तो जरूर करेंगे कि आप लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तभी मैं आगे का वीडियो बना करके डालूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।